हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज लेक्चर 1 ऑफ आवर फास्ट ट्रैक ऑनलाइन बैच, जो कि हम लोग एज पर आपके ओपन बुक गाइडलाइंस जो हैं जो डीयू ने निकाली है उसके हिसाब से कंडक्ट किया जा रहा है। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे कि आपका जो पेपर होगा वो ऑनलाइन ओपन बुक होगा एंड 3 आवर्स आपको टोटल मिलेंगे। उनमें से 1 आवर जो होगा वो शीट को अपलोड एंड डाउनलोड करने के लिए होगा एंड रिमेनिंग 2 में आपको आंसर्स करने होंगे। टोटल ओवरऑल क्वेश्चन जो होगा उसमें आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। उनमें से आपके पास चॉइस होगा एनी 4 का। हाउएवर इन 4 के अंदर आपको इंटरनल चॉइसेस नहीं मिलने वाली हैं। तो इस बार पूरा जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, तो उसी हिसाब से ये बैच जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। तो बिफोर नोइंग कि एग्जैक्टली क्या है हमारे कोर्स में, यानी कि जीएसटी एंड कस्टम्स, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जीएसटी जो है वो 65 मार्क्स का रहेगा एंड कस्टम्स 10 मार्क्स का, विच मेक्स टोटल 75 मार्क्स। तो बिफोर डाइविंग डीप इनटू जीएसटी एंड कस्टम्स, हमें ये इंपॉर्टेंट होता है जानना कि क्या होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो आई एम श्योर डायरेक्ट टैक्स आपने इनकम टैक्स पढ़ा होगा थर्ड सेमेस्टर में, तो वो हम लोगों का डायरेक्ट टैक्स होता था। एंड इनडायरेक्ट टैक्स में अलग अलग सेल्स टैक्स होता था, एक्साइज होता था, सर्विस टैक्स एंड कस्टम्स होता था। तो अब हमें ये समझना है कि क्या जीएसटी जो है, क्या वो पहले नहीं था? क्या पहले कोई भी टैक्स नहीं था 2017 से पहले? यानी कि ये जो जीएसटी है, जीएसटी होने से पहले सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स होता था। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। एंड डायरेक्ट टैक्स में जैसे इनकम टैक्स हो गया, जो कि अभी भी चल रहा है। सो इनडायरेक्ट टैक्स में एक चीज और आती थी जो कि अभी भी चलती है, वो है कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी तो अभी भी चल रही है। अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है। देखो, एक्साइज ड्यूटी क्यों लगता था, कोई आइडिया? कोई आइडिया किसी को? Sir, interstate movement of goods. और कोई आइडिया किसी को? नहीं? देखो, गुड्स जो होते हैं, तो गुड्स आपके ना दो तरीके से हो सकते हैं। या तो देखो, आप गुड्स को बनाओगे, मैन्युफैक्चर करोगे, कोई भी गुड्स हो गया, आप कॉपी, पेन, कोई भी चीज होगी, या तो गुड्स को तुम मैन्युफैक्चर करोगे। अब अगर जैसे लेटेस्ट से ये रिमोट है, अब ये रिमोट या तो किसी ने इसको मैन्युफैक्चर करा होगा, या फिर क्या हुआ होगा, ये बाहर से मंगाया होगा, कंपनी ने ये बाहर बना होगा, वहां से मंगाया होगा। सो कोई भी चीज या तो मैन्युफैक्चर हुई होगी या फिर कंट्री में इंपोर्ट किया हुआ होगा। और तो कोई तरीका नहीं है गुड्स बनाने का, मैन्युफैक्चर होगा या बाहर से हम मंगाएंगे सामान को। जब गुड्स को आप मैन्युफैक्चर करते हो तब लगती थी आपकी एक्साइज ड्यूटी। तो गुड्स मैन्युफैक्चर करने पे लगती थी एक्साइज ड्यूटी, और गुड्स को इंपोर्ट करते हो तो लगती थी, और अभी भी जो लगती है वो है कस्टम ड्यूटी। राइट? आया इतना पार्ट समझ में? Yes, sir. एंड जब फर्दर मैं इनको सेल करता हूँ, जब इन चीजों को मैंने बना लिया, मैंने बना के तैयार किया, लेटेस्ट से इस रिमोट को मैंने बना के तैयार कर लिया, तो जब मैंने इसको बनाया था तब इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी मैंने पे करा था। एंड जब ये मैं तुमको बेचूंगा, ये मैं आपको बेचूंगा, इसके बाद इसके ऊपर लगता था वैट, जो कि वैट होता है सेल्स टैक्स। ऐसा समझ में? तो Yes, sir. अब इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने एक्साइज खत्म करा, सेल्स टैक्स खत्म करा, सर्विस टैक्स खत्म करा, और इन तीनों के बदले एक सिंपल लिया है जीएसटी, जिसको सुनते होंगे वन टैक्स वन नेशन, स्टार्टिंग में जैसे बोलते थे। तो यही होता था कि उसका बेसिक पॉइंट ही ये था कि भाई इतने सारे अलग अलग टैक्स को खत्म करके एक ही टैक्स हम बना देते हैं। हाउएवर जो आपकी कस्टम ड्यूटी है वो अभी भी लगती है। कस्टम ड्यूटी का रीजन ये होता है क्योंकि हम इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेशनल थ्रेट होता है। अगर ये हमने स्टेट्स के हाथ में दे दिया ना, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, तो वो हो सकता है अपने पर्सनल गेन के लिए नेशन की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दें। इस वजह से आज की डेट में कस्टम्स ड्यूटी अभी भी चल रहा है नॉर्मल। तो अब बचा क्या है इनडायरेक्ट टैक्स में? बचा क्या? जीएसटी एंड कस्टम्स। और यही हमारे कोर्स में है।
यही दो मिला के इनडायरेक्ट टैक्स बनते हैं। और भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मेनली जो इकोनॉमी में चल रहे हैं वो जीएसटी एंड कस्टम्स है। और डायरेक्ट टैक्स आप ऑलरेडी, इनकम टैक्स आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था। बाकी रागेश्वरी, आशी, आप आवाज आ रही है सबको? नंदिनी, अर्जुन, Yes, sir. आ रही है Yes. आवाज? ठीक है। तो अच्छा, अभी ये समझ आ गया कि कौन सी ड्यूटी किस चीज के लिए लगती है? Yes, sir. समझ आया? जो शर्मिला, पुण्या, वंश, Yes, sir. Yes, sir. समझ आया? तो पहले तो ये समझना बहुत जरूरी होता है कि कौन सी ड्यूटी किस चीज के पे एप्लीकेबल है। तो मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज होता था, बेचते थे सामान तो सेल्स टैक्स लगता था जिसको हम वैट भी बोलते थे, एंड सर्विस अगर देते हो तो सर्विस टैक्स लगता था। अब वो चीजें खत्म होकर सिंपल जीएसटी आ गया। तो हमारा जो फोकस है वो यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो कस्टम्स में बात करता है। अच्छा, अब कस्टम्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। अच्छा, तो जो कस्टम ड्यूटी है, तो सिंपल सी चीज है, अगर आप इंडिया में कुछ इंपोर्ट करते हो या इंडिया से कुछ बाहर बेचते हो तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। तो लेट अस से ये इंडिया है, तो इंडिया के बाहर से कोई चीज अगर आप इंडिया में लाते हो तो आपके ऊपर लगा देगा इंपोर्ट ड्यूटी, एंड इंडिया से बाहर कुछ भेजते हो तो लग जाएगी एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, अभी तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट वाइज, सो दैट एक लार्जर पिक्चर में ये सब फिट हो जाए। अच्छा, इंपोर्ट ड्यूटी क्यों लगती है? मैं बाहर से कुछ अगर मंगाऊं, ठीक है, मेरी मर्जी है, मैं अगर यूएस से कुछ मंगाता हूँ, चाइना से मैं कुछ मंगाता हूँ, तो उस पर गवर्नमेंट क्यों मुझसे ड्यूटी कलेक्ट करता है? और डोमेस्टिक मार्केट को प्रेफरेंस देने के लिए। और बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कैसे फॉरेन, मिलता है डोमेस्टिक को? सो क्योंकि अगर हम ड्यूटी लगाएंगे तो हमारे फॉरेन गुड्स ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे कंपैरेटिवली, और करेक्ट, हम प्रेफर करेंगे अपने डोमेस्टिक गुड्स को परचेज करना, जिससे हमारी इंटरनल मार्केट्स ग्रो होंगी और हमको फॉरेन एक्सचेंज भी मिलेगा अगर हम इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते हैं तो। एग्जैक्टली। तो द थिंग इज कि लेट अस से कि एक ये रिमोट है, ये रिमोट अगर मैं इंडिया में लेता हूँ, ठीक है, ये प्रोडक्ट अगर मैं इंडिया में लूँ तो मुझे ये मिलता है 100 रुपीज का, एंड अगर मैं ये रिमोट चाइना से मंगाऊँ तो मुझे पड़ता है 60 रुपीज का। तो ऑब्वियसली अगर क्वालिटी सेम है तो आई विल गो फॉर 60 रुपीज। तो पॉइंट इज कि जो बाहर से जो चीजें आती हैं सस्ती आ रही हैं, अब लोग तो उसी को प्रेफर करेंगे। तो अब सेलर को तो हम नहीं बोल सकते, वो जो सेलर है जो रिमोट बेचता है 60 रुपीज का, हम उसको तो नहीं बोल सकते कि भैया अपना प्राइस बढ़ाओ। बट व्हाट वी कैन डू इज कि जब वो चीज इंडिया में आएगी तो इंडिया में आने के बाद हम उसके ऊपर एक ऐसा टैक्स लगा देंगे सो दैट वो चीज महंगी हो जाए। सो मैंने इसके ऊपर टैक्स लगाया, एंड लेटेस्ट से अब इसका प्राइस हो गया 110। तो अब बहुत से लोग हैं जो शायद लोकल जो प्रोड्यूस जो रिमोट है वो प्रेफर करें। तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने का फंडा ही ये होता है कि जिससे हम महंगा कर सकें चीज को, सो दैट मेरी जो डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है वो सफर ना हो, डिस्करेज ना हो, और हम उनको इनकरेज करें। इतना तो समझ आ गया। अगर इनकरेज वगैरह करने के लिए लगती है तो एक्सपोर्ट पे क्यों लग रही है? एक्सपोर्ट करना तो अच्छी बात नहीं है, मतलब चीजें बाहर भेजना, जो आप फॉरेन करेंसी के बारे में बात कर रहे थे, ये तो अच्छी तो चीज बट है। कई बार फर्म सारा अपना प्रोड्यूस बाहर भेज देती है और अपने डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए नहीं बचता है, तो हम्म। स्कार्सिटी की वजह से इन्फ्लेशन हो सकती है, तो कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो अपना सारा जो भी आउटपुट है वो बाहर ना भेजे, इसलिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। और कुछ? और किसी का रीजन कोई और किसी को कुछ? प्रियांशी, आपका कोई रीजन? नो
sir. नहीं, अच्छा। तो बेसिक पॉइंट तो यही है कि यार ऑब्वियसली लोग क्या करेंगे फिर ना, अपने बाहर ही भेजना शुरू कर देंगे और हमारे डोमेस्टिक डिमांड को कोई मीट नहीं करेगा। बट कहीं ना कहीं लगता नहीं ये थोड़ा ज्यादा हार्श है, रीजन बीइंग क्योंकि अगर इंडिया के गुड्स जो है वो बाहर जाएंगे तो एक ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया के गुड्स का नाम होगा, तो वो वहां पे हम काफी सफर कर जाएंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी ना बहुत ही फ्यू गुड्स के ऊपर लगती है। एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत कम है एज कंपेयर टू इंपोर्ट ड्यूटी। इसलिए हमारे कोर्स में हम 99% डिस्कशन हमारा इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर ही होता है। एक ही टॉपिक है छोटा सा जहां पे हम एक्सपोर्ट ड्यूटी पढ़ते हैं, अदरवाइज पूरा जो हमारा कोर्स है व्हेन वी से कस्टम्स पढ़ना है तो वो सारा इंपोर्ट के बारे में बात करता है, ना कि एक्सपोर्ट के बारे में। तो हमारी जितनी भी डिस्कशन होगी कस्टम्स में वो सारी इंपोर्ट के ऊपर होने वाली, एक्सपोर्ट के ऊपर नहीं होगी, क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत कम होता है। मेनली सारा का सारा चीज जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी पे बनी हुई है। तो अब एक बार ना इसको थोड़ा सा बना लो, लिख लो, सो दैट फिर उसके बाद आगे चलते हैं। इससे तुम्हें ना बेसिक आइडिया रहेगा, क्योंकि आगे जाके ना अभी जीएसटी भी मिक्स होने वाला है कस्टम्स के साथ ही, तो तब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक बार इसको लिख लो सो दैट फिर आगे चलते हैं। जब लिख लो तब बताना। डन। हो गया। Done, sir. Yes. वंश, Yes, sir. Done. अच्छा ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब धीरे धीरे मेन कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। तो मैं ना इंपोर्ट की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, अभी कुछ लिखना मत, अभी सिर्फ सुनना। देखो हम लोग जैसे मैंने अभी बताया कि मेन जो है वो हमारा इंपोर्ट पे ही फोकस होता है। इंपोर्ट का मीनिंग बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, ब्रिंगिंग into India from a place outside India। बहुत ही सिंपल सा है कि इंडिया के बाहर से कोई चीज इंडिया के अंदर लाना, वो होता है इंपोर्ट। सो पॉइंट ये, एक बार इंपोर्ट का ना प्रोसीजर थोड़ा सा समझो, कि जिससे कि ना मेंटली पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि इंपोर्ट एग्जैक्टली होता किस तरीके से। तो होगा क्या कि एक पूरा प्रोसीजर है, वो समझते हैं। तो लेट अस से ये इंडिया और यहाँ पे ये तुम्हारा वाटर्स। ये पानी थोड़ा ज्यादा ये ब्लैक सी ज्यादा लग रहा है, बट ये है नहीं। अच्छा, तो अब होता क्या है कि यहाँ पे लेटेस्ट से एक शिप है, तो यूएस से मैंने कुछ सामान मंगाया था, तो ये शिप आ रहा है। अब पॉइंट ये कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं हूँ दिल्ली में और एक शिप आ रहा है मेरा सामान लेकर। तो ऑब्वियसली मुझे तो सपना नहीं आएगा कि एकदम कोई शिप आने वाला है, तो मुझे तो कोई इन्फॉर्म करेगा। तो होता क्या है कि जो शिप
जो मास्टर होता है शिप का, वो इन्फॉर्म करता है पोर्ट पे। तो जो आपका सी पोर्ट होता है वहां पे जो मास्टर ऑफ द वेसल, जैसे पायलट होता है एयरक्राफ्ट में, वैसे ही शिप के केस में मास्टर होता है। तो मास्टर ऑफ द वेसल जो होता है वो पोर्ट पे इन्फॉर्म करता है कि शिप जो है वो अराइव होने वाला है, लेट से 3 डेज में, 4 डेज में, पहले वो इन्फॉर्म करता है। एंड देन किसका सामान है, कौन इसका ओनर है, उसको इन्फॉर्म किया जाता है। तो पोर्ट अथॉरिटीज जो है वो दिल्ली इन्फॉर्म करती है ओनर को कि ऐसे आपके अगेंस्ट कोई सामान आने वाला है। तो जब मुझे पता चलता है, मैं दिल्ली में हूँ, मुझे सब पता चलता है कि अच्छा मेरा जो सामान है वो आने वाला है। सो व्हाट आई डू इज, या तो मैं खुद जाऊं पोर्ट में जाके अपना सामान क्लियर कराऊं, या फिर मैं अपने किसी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भेजता हूँ, मैं अपने ऑफिस के पर्सन को भेज देता हूँ, या मेरा कोई और डीलर है मैं उसको भेज देता हूँ। तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी जाएगा और मेरा सामान ले लेगा। क्या ऐसा होगा, या फिर किसी डॉक्यूमेंट के बेस पे होना चाहिए, या फिर ऐसे क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए प्रूफ के लिए दैट मैंने एग्जैक्टली कि मेरे को ही बिलोंग करता है। हम्म तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेस पे आप अपना सामान लेने जाते हो, ठीक है, उसे बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री, बीओई। तो बीओई वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पे आप फाइल करते हो, एंड देन फिर आप अपना जो सामान है वो वहां से रिलीज करा सकते हो। सो पॉइंट ये है कि सामान इंडिया आया, तो इंडिया आने के बाद तुम्हें मिल नहीं जाएगा, उसके बाद तुम्हें क्लियरेंसेस करानी पड़ती है। क्लियरेंसेस का एक पार्ट होता है बिल ऑफ एंट्री सबमिट करना। तो ये है यहाँ पे क्लियरेंसेस प्रोसीजर। अगर मेरा सामान इंडिया पहुंचा ही नहीं, लेटेस्ट से कि यूएस से शिप तो चला बट रास्ते में डूब गया, तो क्या मुझे उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी? बताओ सोच के। यूएस से चला, रास्ते में डूब गया शिप, या सामान खराब हो गया, कुछ गिर गया, नहीं पहुंचा इंडिया, आई थिंक नहीं देनी पड़ेगी। नहीं देनी पड़ेगी। और अ, और कोई आंसर? पुण्य? नो सर, नहीं देनी पड़ेगी। नहीं देनी नहीं देनी पड़ेगी। पड़ेगी सर। नहीं। अच्छा, क्यों नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि सामान हमें डिलीवर ही नहीं हुआ। अच्छा, और यही रीजन है सबका, या फिर कोई और भी रीजन है? और कोई रीजन? इंपोर्ट ड्यूटी कब लगती है? जब इंपोर्ट होता है। सर जब इंपोर्ट ही नहीं हुआ तो इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब नहीं बनता। इंपोर्ट का मीनिंग क्या है? ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो क्या वो चीज इंडिया पहुंच पाई? जब वो चीज इंडिया ही नहीं आई तो इंपोर्ट ही नहीं हुआ, और जब इंपोर्ट ही नहीं हुआ तो ड्यूटी नहीं लगेगी। तो जिसने बोला था ना, आपने कहा था ना कि डिलीवर नहीं हुआ है मुझे सामान, वो एक्चुअली में टेक्निकली ठीक नहीं है, क्योंकि अभी हम एक केस देखेंगे जहां पे इंपोर्ट तो हो रहा होगा बट मुझे डिलीवर नहीं हुआ सामान। तो ऐसा हो रहा होगा। सो पॉइंट इज, इंपोर्ट का मीनिंग क्या है कि इंडिया में किसी चीज का आना फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो जब वो इंडिया ही नहीं आया, पहुंचा ही नहीं इंडिया, तो फिर मैं उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी क्यों दूं? वो तो इंपोर्ट ही नहीं बना। तो क्लियर हुआ? यस सर। हमारा ये पर्पस क्यों है पढ़ने का? क्योंकि हम लोगों को जो क्वेश्चन होगा एग्जाम में वो दो टाइप से होगा। एक होता है गुड्स की वैल्यू। गुड्स की वैल्यू आपको निकालनी होती है, जिसको हम असेसिबल वैल्यू बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेटेस्ट से क्वेश्चन में बोलेगा मैं 10,000 पीसेस ऑफ रिमोट बाहर से मंगाया, तो अलग अलग कॉस्ट होगी, अलग अलग वहां से वो उसकी फैक्ट्री से सामान निकलेगा, उसके पोर्ट तक जाएगा, वहां से पोर्ट से इंडिया आएगा, रास्ते का ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट होगी, फ्रेट की कॉस्ट होगी, इंश्योरेंस होगा उसका। तो ये चीज हमें पढ़नी होती है कि गुड्स की कॉस्ट क्या है, जब वो मेरे पास इंडिया में सामान पहुंचा तो उसकी कॉस्ट कितनी थी। एंड देन एक क्वेश्चन होगा जो उसकी कॉस्ट के बाद आपसे पूछेगा इस पे अलग अलग टैक्सेस लगाओ। तो कस्टम ड्यूटी जो होती है वो कोई एक टैक्स नहीं होता। एक सिंपल कस्टम ड्यूटी नहीं होता कि मैं बोलूं कि कस्टम ड्यूटी 10% है, ऐसा नहीं होता।
कस्टम ड्यूटी जो होती है वो अराउंड 12 to 14 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्यूटीज होती हैं जिनको मिला के कस्टम ड्यूटी बनता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उनमें से 5 पढ़नी होती है। हमारे कोर्स में 5 है, बट अदरवाइज अगर मैं देखूं तो 10 to 11 वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूटीज हैं जो हमें कवर करनी होती है प्रैक्टिकली। तो कस्टम ड्यूटी कोई एक नहीं होता। जैसे इनकम टैक्स है, स्लैब रेट्स है, जीएसटी है, अलग अलग रेट्स हैं। ऐसे कस्टम ड्यूटी के ना अलग अलग टाइप ऑफ ड्यूटीज हैं जिनके अलग अलग अपने रेट्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बताओ मेरे को सोच के, सामान इंडिया नहीं आया तो इंपोर्ट नहीं हुआ, राइट? अच्छा, तो इंडिया क्या है, ये सबसे फर्स्ट चीज है जो तुमसे पूछा जाएगा कि भाई इंडिया का मीनिंग क्या है। रीजन भी क्योंकि अगर वो इंडिया में नहीं पहुंचाना तो वो इंपोर्ट ही नहीं है। तो पता चला कि तुमने उस पर ड्यूटी निकाल दिया, तुमने कैलकुलेट कर लिया, एंड देन यू रियलाइज कि अभी तो इंपोर्ट ही नहीं था क्योंकि सामान इंडिया पहुंचा ही नहीं है। तो इंडिया का जो मीनिंग होता है वो कस्टम्स का फर्स्ट टॉपिक होता है। इसलिए मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ कि ब्रिंगिंग इनटू इंडिया है। तो अगर तुम्हें इंडिया का मीनिंग पता है ना, देन ओनली तुम उसको सही से आंसर कर सकते हो। तो एक बार अब देखते हैं कि इंडिया का मीनिंग क्या है। तो ये वो वाला नहीं है, वो स्कूल वाला नहीं है, टेक्निकल है, डिफरेंट है। तो एक बार पहले इंडिया बना लेते हैं एक बार ना, तब तक ये वाला तो बना ही लेना कि ये एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। ये एक चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 4, जो कस्टम्स में जिस ऑर्डर में जाएंगे वहां पे ये पढ़ोगे डिटेल में, पूरा प्रोसीजर होता है। तो जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है ना, उस पे एक्सपेक्ट करो कि तुम्हें केस स्टडी आएगा, और जो प्रैक्टिकल है वो उसमें तो क्वेश्चंस ही होगा। बट प्रैक्टिकल पे ज्यादा स्ट्रेस करना पड़ेगा, रीजन भी क्योंकि ओपन बुक है। सो केस स्टडीज कैसे टाइप का, मतलब उसमें क्या? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल जिन लोगों ने कॉम्पोजिशन स्कीम पढ़ा है उनको समझ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि लेटेस्ट से वो बोलेगा कि मैं दिल्ली में मेरी एक शॉप है एंड मेरा 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस हो गया। फिर वो बोलेगा कि मैं मिस्टर ए जो है वो बहुत हार्डशिप्स फेस कर रहा है ड्यू टू कंप्लायंस प्रोसीजर्स। तो वो आपसे एडवाइस मांगेगा, बीइंग अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर ए अप्रोचेस यू फॉर एडवाइस कि कोई क्या जीएसटी में कोई ऐसा मैकेनिज्म है सो दैट वो हार्डशिप उसको ना हो। सो देन यू विल हैव टू सजेस्ट। तो आपको फिर ना वो पूरा बताना पड़ेगा कि कॉम्पोजिशन स्कीम होता है, सेक्शन 10 वगैरह। सो पॉइंट ये है कि अब जिसने कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं पढ़ा हुआ, ये ना मैंने कहीं क्वेश्चन में सेक्शन 10 लिखा, ना मैंने कॉम्पोजिशन स्कीम का नाम लिया, एंड तुम लोगों का इंटरनल चॉइस भी नहीं होने वाला। 6 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से 4 आंसर करने हैं, और उन 4 के अंदर कोई इंटरनल चॉइस नहीं होगी। तो वो उतना लीनियंट नहीं बचा कि चलो ठीक है हम ना ये वाला छोड़ के ये वाला कर लेते हैं। तो वो हम सबको ही रीअसेस करना पड़ेगा, चाहे वो एज ए स्टूडेंट हो या एज अ टीचर हो, वो सबको ही एक बार रीअसेस करना पड़ता है। तो इसलिए क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जो आइडेंटिफाई तुम ना कर सको, एप्लीकेशन बेस ज्यादा होगा बेसिकली। तो इसलिए अगर तुमने कॉम्पोजिशन स्कीम पढ़ा हुआ है देन यू कैन आंसर कि हाँ मतलब एक ऑल्टरनेटिव है कॉम्पोजिशन स्कीम का उसके पास। ओके सर। ठीक, इसे हटा दो। यस। अच्छा, अब ध्यान से सुनना अभी। देखो, स्कूल में ज्योग्राफी में इंटरेस्ट था? किसी को था इंटरेस्ट? नो सर। तो सर ये शायद रागेश्वरी की आवाज थी, राइट? यस सर। वेरी गुड, इंटरेस्टिंग, बहुत सर बढ़िया। मेरे बहुत गंदे मार्क्स आते थे ज्योग्राफी में, बहुत गंदे। ठीक है, बस यही ट्रेंड जीएसटी में मत फॉलो करके आना। ठीक है, ये मैं पानी बना रहा हूँ बेसिकली ना, ये इस पे तुम्हें आराम से इजीली क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, इसका कहीं ना कहीं रेलेवेंस आ ही रहा होगा। ओके, सो इंडिया का मीनिंग क्या होता है कि इंडिया जो लैंड है वो तो है ही, एंड एयर स्पेस अबव इंडिया वो भी इंडिया का ही पार्ट होता है।
अब कस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ध्यान से सुनना, इस पे तुम्हें बहुत केस स्टडी देखने को बहुत अच्छा चांस है इस पे। वैसे बाकी प्रोफेशंस में जहां जहां कस्टम्स होते हैं वहां बहुत केस स्टडीज होती हैं इस पे। ध्यान से सुनना। देखो, लैंड इंडिया है, ये इंडिया का पार्ट है। जो यहाँ से वाटर स्टार्ट होता है कोस्ट लाइन से, नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, यानी कि वाटर में जो 12 नॉटिकल माइल्स हैं, एंड 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर। तो रफली आई कैन से 24 किलोमीटर्स, एक रफ आइडिया ले लेता हूँ। तो इंडिया जो है वो लैंड एयर स्पेस तो है ही, एंड टुवर्ड्स द वाटर जो पानी में अगले जो 24 किलोमीटर है रफली, यानी कि 12 नॉटिकल माइल, वो भी इंडिया का ही पार्ट है। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अब हमारे लिए इंडिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहां से। अभी तक समझ आया? यस सर। पक्का? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बहुत आराम से सोच के बताना। मेरा इंडिया यहाँ शुरू हो रहा है जहां पे मैंने रेड मार्क करा है, यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन। मैंने एक सामान मंगाया था यूएस की शिप में, मेरे गुड्स आ रहे थे, मेरा एक कंसाइनमेंट आ रहा था बाहर से, और आते 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 वो यहाँ पे डूब गया। उसने ये 12 नॉटिकल माइल्स तक नहीं पहुंच पाया, उससे पहले ही सामान डूब गया मेरा। क्या इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी? नो सर। नहीं देनी नो पड़ेगी। सर। No, sir. रीजन भी क्योंकि इंडिया नहीं पहुंचा। अब एक चीज बताओ, ठीक है इंडिया नहीं पहुंचा, मैं मान गया। कहाँ गया पानी? अच्छा अब बताओ, यहां पे शिप डूब गया, शिप इधर तक आ चुका था और यहां पे मेरा शिप डूबा है। इंडिया आने के बाद शिप डूब गया। अब बताओ देना पड़ेगा सर। अब क्या लगता है, इंपोर्ट तो हो गया? यस सर। ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। यस सर। तो यहां इंपोर्ट तो हो गया मेरा। बट एक बात बताओ, सामान घूम गया है, क्या लॉजिकल बनता है? इंपोर्ट तो हो गया है, बट क्या ड्यूटी देना बनता है? लॉजिकल है? रिड्यूस्ड देना होता होगा शायद। मुझे सामान ही नहीं मिला, डूब गया सामान। बस बात ये कि इंडिया के अंदर आने के बाद डूबा है, बट सामान ही नहीं मिला, डूब गया। मुझे फोन आया दिल्ली में कि सर आपका सामान आ गया, आप आ जाइए पोर्ट पे। और फिर मेरे को पता चला वो सामान तो सर आपका डूब चुका ऑलरेडी। क्या ड्यूटी देना बनता है? नो सर। यस सर। अच्छा मतलब जिनने यस सर बोला, क्यों मतलब लगता है ऐसा? आपका सामान है, आप सोचो आपका सामान है, आपको सामान भी नहीं मिला और उसके ऊपर मैं ड्यूटी मांग रहा हूँ। सो क्योंकि वो टेक्निकली तो हमारा हमारा सामान हो गया ना, हमारी टेरिटरी में आके। ओनरशिप आई थिंक हमारी हो गई क्योंकि वो हमारी टेरिटरी के अंदर आ गया। अच्छा अब मान लो कि आपने 10 लाख का सामान बाहर से मंगाया हम्म। और आपका 10 लाख का सामान सारा डूब गया, और मैं कस्टम्स ऑफिसर, मैं आपको फोन करता हूँ, मैडम वो आपका ना सामान जो डूबा था ना उसके ऊपर ना आपकी 2 लाख की ड्यूटी बनती है, वो देना आ जाओ। आपको लगता है अगली बार आप मेरे नंबर से फोन उठाओगे? नहीं। आप क्या बोलोगे कि सर एक तो मेरे 10 लाख का गुड्स डूब गया, और ये सरकार इतनी लालची हो गई है कि मुझसे 2 लाख का कस्टम भी मांग रही है। देखो इंपोर्ट होना एक अलग चीज है, सामान का इंपोर्ट तो हो गया, बट ड्यूटी तब देनी पड़ती है जब आप अपना सामान क्लियर करवाते हो। तो अगर आप क्लियर ही नहीं करवाते, जैसे मैंने प्रोसीजर में बताया, तो ऊपर पोर्ट पे जाते हैं हम लोग। हम्म। तो जब हम पोर्ट पे जाते हैं ना, जब हम अपना सामान क्लियर कराते हैं, तब हम ड्यूटी पे करते हैं। तो इंपोर्ट तो हो गया, बट अब मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा मैं क्लियर कराने नहीं जा रहा। तो सामान जब क्लियर कराओगे तब पे करना होता है। तो अगर मैं सामान ही नहीं क्लियर कराता तो मुझे कुछ नहीं पे करना। तो पॉइंट ये था कहने का कि ये इंपोर्ट तो है, बट यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी आपको नहीं देनी पड़ेगी, रीजन भी आपको सामान ही नहीं मिला। तो 12 नॉटिकल माइल हो गए,
ये यहाँ मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स। ये जो फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स हैं फ्रॉम द कोस्ट लाइन, इनको आप क्या बोलते हो? इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स या टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल होते हैं मेरे इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। अभी समझ आया? यस सर। अच्छा, अब मैं इसको हटाता हूँ। अब यहाँ से, अब कोस्ट लाइन से थोड़ा, ओहो, ओहो। यहाँ से नेक्स्ट फर्दर नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स यानी 12 हो गए 24 किलोमीटर। अब वहां से नेक्स्ट 24 किलोमीटर यानी कि अगले जो 12 नॉटिकल माइल हो गए, इनको बोला जाता है कंटीजियस जोन। तो पहले 12 नॉटिकल माइल हमने बोले इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स बोलते हैं कंटीजियस जोन। रीजन बीइंग, ध्यान से सुनना, देखो मैं एक शिप में मैं स्मगलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, ये केस स्टडी फॉर्म में रह सकता है। तो मैं स्मगलिंग कर रहा हूँ, मैं इंडिया से कुछ सामान बाहर लेके जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं अभी पहुंचा हूँ यहाँ पे, 12 नॉटिकल माइल्स मैंने क्रॉस अभी करा नहीं है, तो अभी मैं इंडिया के अंदर हूँ, राइट? मैं इंडिया के अंदर हूँ। अब हम कोस्ट लाइन से देखते हैं, तो कोस्ट लाइन से आप वहां पे हो 12 नॉटिकल बाद, तो अभी मैं बीच में हूँ, यानी कि मैं इंडिया का ही पार्ट हूँ अभी तक। अब 12 नॉटिकल माइल क्रॉस करने के बाद मैं इंडिया से बाहर निकल गया हूँ, बट मैं अभी कंटीजियस जोन में हूँ। कंटीजियस जोन का मतलब होता है कि यहाँ तक, यानी कि कोस्ट लाइन से लेके कंटीजियस जोन तक गवर्नमेंट के पास पूरा राइट होता है कि वो आपकी शिप को सीज कर सकता है और आपको अरेस्ट करके जेल कर सकता है। तो ये समझना बहुत जरूरी, गवर्नमेंट की पावर सिर्फ पहले 12 नॉटिकल माइल पे नहीं खत्म होती, वो नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल भी चलती है, जिसको कंटीजियस जोन बोलते हैं। समझ आया ये वाला पार्ट? Yes, sir. ठीक है, तो पहले 12 हो गए इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, एंड अब इसमें लिख लो नेक्स्ट। तो अब इसको साइड बाय साइड आप बना सकते हो। नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल हो गए आपके कंटीजियस जोन। तो हम रफली जो कोस्ट लाइन है, हम वहां से करीब 48 किलोमीटर आ चुके हैं, यानी कि 24 नॉटिकल माइल्स हम लोगों ने कोस्ट लाइन से कवर कर लिया है। वो देखिए टीवी या अभी लिखते रहो, इसको साइड बाय साइड लिख लो। टीवीज वगैरह में वो देखा ऑयल रिग्स होती हैं, वो दिखता नहीं कि जैसे समुद्र के बीच में वो ऑयल लगाया हुआ होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना होता है, हेलीकॉप्टर का हेलीपैड बना होता है, ऐसा कुछ यस सर। देखा कभी न्यूज वगैरह में पेट्रोल प्राइस वगैरह की बात होती है तो विजुअल आता है, यस सर। देखा हुआ है? बाकी सबने देखा है? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. वंश देखा है? Yes sir. अच्छा, तो अब इंडिया वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहा है वहां से, तो उसे क्या बोला जाता है? वो है इसका लास्ट, जिसको बोलते हो आप यहाँ से लेके कोस्ट लाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल्स। 200 नॉटिकल माइल्स जो होता है, ये इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, यानी कि यहाँ पे इस कंट्री का ही अपना राइट होता है। तो इतने 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन तक इंडिया के पास एक्सक्लूसिव राइट है, वहां पे कोई और इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई और कंट्री नहीं कर सकता। तो ये ना बहुत चीजें डिटेल में पूछी जा सकती हैं कि मैं नोट कर रहा हूँ, तो ये कौन से डिफरेंट जोन्स होते हैं। तो इसके लिए ना हेडिंग लिख लेना, ये तुम पढ़ रहे हो कॉन्सेप्ट नंबर 1, जिसका नाम है ज्योग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन। तो ज्योग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन, इसका मीनिंग है कि ज्योग्राफिकली कौन सा लॉ कहाँ पे कहाँ तक लग रहा होता है। तो फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स तो इंडिया ही है आपका, नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स बियॉन्ड, जिसको मैं बोलूंगा यहाँ पे
बियॉन्ड ITW मैं लिख रहा हूँ, ITW इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, इसको आप टेरिटोरियल वाटर्स और TWI भी बोलते हो, तो यहाँ पे जाओ तो TWI भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये हो गया एक्सक्लूसिव EEZ। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है जो गाइडलाइंस के हिसाब से है डीओ का, जिस पे फोकस करना है आपको, तो ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ इसको बोलेंगे इंडियन क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिर्फ बाय शिप होता है या बाय एयरक्राफ्ट भी हो सकता है? हो सकता है सर। और क्या क्या तरीके हैं? एयर वाटर लैंड ही होता है, वैसे तीन तीन ही होता है। हाँ, और जैसे जो बॉर्डर्स बहुत ही नियर बाय है ना, जैसे नेपाल हो गया, यहाँ पे नेपाल में अक्टूबर नवंबर मंथ के बाद जब वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है और कोहरा हो जाता है, तब ये लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को यूज़ करके उन पे बैग वगैरह टांग के वो स्मगलिंग करते हैं। जब अंधेरा हो जाता है, कोहरा होता है, तो दिखता नहीं है ठीक से वहाँ पे, तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि एनिमल्स के ऊपर अपने बैग्स वगैरह रख के स्मगलिंग करते हैं। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के खैर वही 3 तरीके हो गए। तो एक बार ये लिख लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अभी तक क्लियर हो रहा है? एक पिक्चर मिल रहा है कस्टम्स के बारे में? यस सर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ भी? नो सर। एक बार लिख लो तब बताना, फिर चलते हैं आगे। डन सर। इतनी जल्दी लिख रहे हो, तो लिख भी रहे हो? यस लिख लिया सर। अच्छा अच्छा। Done, sir. रागेश्वरी, आपने लिखा? आपने लिख लिया? आशी, आवाज आ रही है? ये मैं लिख लिया। लिख लिया। अच्छा, आपने मिस किया था राइट? यस सर। चलो गुड। अच्छा, अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं, सो दैट जब हम अराउंड कॉन्सेप्ट नंबर 6 के आसपास आएंगे, वहां पे हम लोगों का प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर 6-7 जो लगने शुरू होंगे, वो एकदम ना फिर 4-5 के बाद एकदम लेवल उठ जाएगा। तो इसलिए हमें उस चीज के लिए तैयार रहना है कि हमें बेसिक टर्म्स पता हो कि क्या बेसिक टर्म्स हैं जो यूज होने वाले हैं। तो हम लोगों ने इंपोर्ट, हमारा मेन डिस्कशन रहने वाला है सारा, एंड इंडिया की डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली, तो समझने के लिए ज्यादा जरूरी थी।
अच्छा, चाहे इंपोर्ट करो कोई चीज या एक्सपोर्ट करो, तो रूट तो तीन, एयर हो गया, एयर वाटर लैंड। इसका रीजन ये है कि आपको ना क्वेश्चन में कुछ टेक्निकल टर्म्स देगा, उसी से ना हमें आइडेंटिफाई करना हो कि हमारा सामान आया कैसे है, मतलब बाय एयर आया है या बाय वाटर आया। 99% क्वेश्चंस में एयर या वाटर ही होगा, लैंड एज सच नहीं होता। रीजन बीइंग क्योंकि एयर और वाटर में ही सारी कॉम्प्लिकेशंस है और सारी ड्यूटीज जो होती है एयर वाटर में ही ज्यादा लगती है, लैंड बहुत ही कम देखने को मिलेगा। इसलिए समझना जरूरी है कि मैं क्यों, ऑब्वियसली मुझे भी पता है कि एयर वाटर लैंड है, ये तो सिंपल है, बट इनसे कुछ टर्म्स निकलने वाले हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। तो एयर से सामान किस तरीके से आएगा, एयरक्राफ्ट, एंड एयरक्राफ्ट में जो पर्सन इंचार्ज, ये फर्स्ट टर्म है जो आपका टेक्निकल है, पर्सन इंचार्ज, तो इसको हाईलाइट कर लेना। और जैसा अभी तक शायद दिख चुका होगा कि मैं बहुत सारे अलग अलग कलर्स यूज कर रहा हूँ, वो रीजन ये है सो दैट मतलब आप भी अपने एंड पे कोशिश करना, जिससे कि ना नोट्स याद करने में इजी हो जाएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि हाँ इतना बोरिंग नहीं लगेगा। कौन कौन है जो अलग अलग कलर से लिख रहा है, और कौन कौन है जो एक ही पेन को घिसे जा रहा है? तो अलग अलग कलर्स। अर्जुन, तो मुझसे तो पूछने का फायदा ही नहीं मैं तुम इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। है। मैं तो एक ही पेन चलाता रहता हूँ। ये अच्छा, ये वही, क्या ये वही पेन है जो लॉकडाउन से पहले क्लास में यूज किया था? शायद। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर्सन इंचार्ज होता है पायलट। पॉइंट ये है कि ना इसको पीआईसी बोलते हैं, पर्सन इंचार्ज। तो पर्सन इंचार्ज पता होना बहुत जरूरी है। याद है मैं बोल रहा था जब कस्टम्स का प्रोसीजर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने बोला था कि मुझे सपना थोड़ी आएगा कि मेरा सामान आने वाला है, कोई बताएगा, राइट? कोई इन्फॉर्म करेगा पोर्ट पे कि शिप आने वाला है। तो वो कौन पर्सन होता है, वो पर्सन इंचार्ज होता है, तो उसका काम होता है बताना। ये लेटर ऑन चैप्टर नंबर 4 में बहुत जबरदस्त तरीके से आएगा, तो इसलिए अभी से ये टर्म्स क्लियर होंगे तो आगे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वाटर में हो गया वेसल या शिप होगा, एंड यहाँ तुम्हारा पर्सन इंचार्ज, उसको बोलते हैं मास्टर, मास्टर ऑफ द वेसल हो गया। तो व्हीकल, और यहाँ तो सिंपल ड्राइवर ऑफ द व्हीकल। अभी ऐसा हो सकता है कि लग रहा हो कि सर ये क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर ये तो पता है ऑलरेडी। उसका रीजन ये है कि कुछ टाइम बाद ना इन सब में डिफरेंस होता है, एयर वाटर लैंड में। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मुझे सपना थोड़ी आएगा मेरा सामान आने वाला है, बट लैंड के केस में, व्हीकल के केस में उसको आने से पहले नहीं बताना होता, उसे आने के बाद 12 घंटे में बताना होता है। एयर और वाटर में ऐसा नहीं होता, इसलिए इनका ना इम्प्लीकेशन अभी आएगा धीरे धीरे। तो अभी एकदम से वो मत होना कि क्या ये तो ऑलरेडी आता है। सर हम्म, आपने 12 आवर्स वाला क्या बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ मैं बोल रहा था कि व्हीकल के केस में, लैंड के केस में आने के बाद इन्फॉर्म करना होता है, लाइक विद इन 12 आवर्स यू हैव टू इन्फॉर्म कि आपका ट्रक आ गया है। एंड इन केस ऑफ एयर एंड वाटर आपको आने से पहले बताना होता है। एक बार बताओ, आप एयर से आ रहे हो, मेरा एक एयरक्राफ्ट आ रहा है जो मेरा सामान लेके आ रहा है, क्या ऐसी लैंड कर जाएगा? जैसे नो सीपी की सर। कहीं भी लगा दो? नो सर। वेसल है, शिप है, ऐसा तो नहीं कि कहीं भी लगा दो साइड में। बट ट्रक में ऐसा होता है, ट्रक वगैरह में ऐसा होता है, लगा देते हैं रोड पे। इसलिए बोला जाता है कि ट्रक के आने के 12 घंटे में उसको बताना पड़ता है। तो ये सब खैर वहां डिटेल में पढ़ोगे, बट अभी मतलब इसका इम्प्लीकेशन होगा आगे जाके।
लिख लिया कॉन्सेप्ट नंबर 2? Yes, sir. यस ठीक है। अच्छा, अब ये तो चलो ठीक है, एक थोड़ा सा इजी था। अब ध्यान से सुनना, वापस से एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो हो क्या रहा है, आराम से सुनना, अभी कुछ बनाना मत। हुआ क्या कि ना, दो सिनेरियोस हो सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ केस 1। आई होप ऊपर का सबने लिख लिया हो। तो मिस्टर ए है एंड मेरे कुछ गुड्स हैं जो चाइना से आ रहे हैं, और ये पोर्ट है, पोर्ट है इंडियन पोर्ट। तो यहाँ पे बेसिकली सामान आने वाला है। तो गुड्स आ गए हैं इंडियन पोर्ट पे। ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। और मेरे को नोटिफिकेशन भी आ गया गवर्नमेंट से, पोर्ट से मेरे को उन्होंने बता दिया, नोटिफाई कर दिया कि सर आपका सामान आ गया है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आता हूँ, सामान क्लियर करके ले जाऊंगा। सिंपल, राइट? थोड़ा आंसर करते रहो ना, इससे इंटरेक्टिव रहता है। Yes, sir. ठीक है, सिंपल है। मैं ठीक है, मैं पोर्ट गया और मैंने पोर्ट, याद है मैं डॉक्यूमेंट फाइल करता था, Yes, sir. नाम ध्यान है उसका? Bill of entry. बिल ऑफ एंट्री, राइट? तो मैंने BOE यानी कि बिल ऑफ एंट्री मैंने फाइल करा, और उसके बाद मैं सामान लेके जा सकता हूँ, राइट? एंड उसके बाद मैं उस सामान का को रीसेल करूँ या फिर मैन्युफैक्चरिंग में यूज करूँ या मैं उसको घर लेके आ जाऊँ, वो मेरा हेडेक है। तो यानी कि यहाँ पे काम, कस्टम्स के पार्ट पे काम खत्म हो चुका। मैंने जितनी ड्यूटी बनती थी मैंने उतनी पे करी, अपना सामान चेक करके लिया और मैं ले आया उसको। अब वो मेरा हेडेक है, मैं उसका क्या करूँ? ये सिंपल, आप अपना सामान लेके चले गए, मैं इसको यहाँ होम लिख रहा हूँ। ये टेक्निकल वर्ड है होम, ये असली में वो लिटरल सेंस वाला होम नहीं है। ये इसको कस्टम्स में होम बोलते हैं, जहां आप कस्टम से फ्री हो गए हो। कस्टम देकर आपके गुड्स फ्री हो गए हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से गुड्स छुड़ाने के बाद उसको होम बोलते हैं। होम पे फिर आप जो भी करो, होम में आप बेचो इनको, वापस से प्रोडक्शन में यूज करो, बाहर से टायर्स मंगाए तो कार में लगाओ, आपको रीसेल करना है रीसेल करो, जो करना है करो, होम बोलते हैं उसको। तो लिटरल सेंस वाला होम नहीं है। तो जो ये केस 1 डिस्कस किया मैंने, ये जो मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी, ये बिल ऑफ एंट्री, इसे बोलते हैं, मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी है फॉर होम कंजम्पशन। तो मैं सामान घर लेके जा रहा हूँ, घर लिटरल नहीं, मैं मतलब यानी कि इंडिया में सामान लेके आ रहा हूँ, मैं ड्यूटी पे कर चुका हूँ, ये गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन से आप फ्री हो चुके हैं। तो इनको बुला देते हैं होम कंजम्पशन के लिए। अब यहाँ से मैं कुछ भी करूँ उस सामान का। क्लियर हुआ ये पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट ध्यान से सुनना। ये पार्ट है जो मतलब तुमने अभी नहीं देखा होगा। अब केस 2 देखते हैं। अगर नहीं समझ आया हो ना ऊपर वाला, तो प्लीज पूछ लेना। ऐसे मत सोचना कि अगर नहीं आया तो फिर क्या पूछें, बट डेफिनेटली पूछना, आगे जाके वो ना प्रॉब्लम हो जाएगा। सेम चीज हुआ, चाइना से सामान आया, गुड्स आ गए, और मेरे को इंटीमेट कर दिया कि सर आपका सामान आ गया, आप आके क्लियर करा लो। अच्छा, अब आराम से सुनना ध्यान से। अब हुआ क्या कि, एक बात बताओ, सामान क्या है, एक रिमोट बाहर से मंगाता हूँ या फिर बल्क क्वांटिटी आती होगी मेरी? Bulk. बल्क क्वांटिटी आई, राइट? अब हुआ क्या कि बल्क में सामान आया। अब मेरी ना एक फैक्ट्री है, जैसे मेरी फैक्ट्री कह लो, या यहाँ से फैक्ट्री ही लिखता हूँ।
और लेटेस्ट से दिल्ली में है मेरी फैक्ट्री। तो मेरा प्लान ये था कि जो ये सामान चाइना से आएगा, ये सामान मैं अपनी फैक्ट्री में रखवा दूंगा, बिल ऑफ एंट्री फाइल करूंगा होम कंजम्पशन की और अपना फैक्ट्री में लेके चला जाऊंगा। पॉइंट ये है, दिक्कत क्या हुआ कि जब ये सामान लैंड किया, जब ये गुड्स इंडिया में आए, लेटेस्ट से उस टाइम था 1 जनवरी। प्रॉब्लम ये हो गई कि आज मेरी फैक्ट्री में जगह नहीं है। ये सामान मैं छुड़ा तो लूं, मैं तुम्हें ड्यूटी भी पे कर दूंगा, बट द पॉइंट इज कि मेरे पास जगह नहीं है ये रखने की। मेरे पास दिल्ली में जो मेरी फैक्ट्री है वो ऑलरेडी फुल है, वहां पे जगह नहीं है, किसी भी रीजन से कुछ प्लानिंग नहीं हुआ ढंग से, फुल है। अब प्रॉब्लम ये है, मैं सोचता हूँ, मैंने कहा यार मैं क्या करूं, अगर मैं ड्यूटी दे के छुड़ाऊंगा तो मैं रखूंगा कहाँ पे, ये बड़ी प्रॉब्लम है। समझ आ रहा है? यस सर। प्रॉब्लम समझ आ रही है क्या हो रही है? मेरे पास जगह नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि मेरा आइडिया क्या था कि मैं ना चाइना से मंगाऊं सामान और फिर ये सामान जो है मैं आगे यूएस भेज दूं। तो मैं चाइना से सामान मंगाता हूं, इंपोर्ट करता हूं एंड देन मैं वो सामान यूएस एक्सपोर्ट करता हूं। तो बात ये है कि जो यूएस ये सामान 1 जनवरी को तो आ गया, मैंने प्लानिंग इस तरीके से करी थी कि ना जो मेरा यूएस जाने वाला जो शिप है वो यहाँ से 1 जनवरी को ही निकलेगा। तो 1 जनवरी की सुबह गुड्स आ जाएंगे एंड देन 1 जनवरी की शाम को ही यूएस वाले शिप में मैं इनको डाल के एक्सपोर्ट कर दूंगा। प्रॉब्लम ये हो गई कि मान लो ये शिप नहीं पहुंच पाया, अब ये शिप आएगा 10 जनवरी को। अब प्रॉब्लम फिर से वही आ गई कि मैं इस सामान को रखूं कहाँ पे। अब 10 दिन के लिए इसको मैं पोर्ट से लेके दिल्ली लाऊं, फिर 8 दिन बाद वापस इसको मैं पोर्ट पे भेजूं, उसका सेंस नहीं बन रहा। तो प्रॉब्लम समझ आ रही है? दोनों सिनेरियो में हो क्या रहा है कि मेरी फैक्ट्री या तो फुल है, मेरे पास गुड्स रखने की जगह नहीं है। ऐसा हो सकता है नॉर्मल बिजनेस में। यस सर। अब इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई, अब पोर्ट वाले ने बोला, एक बात बताओ, क्या वो पोर्ट वाला अपने पास सामान ऐसे रखने देगा? इतने बड़ा टन का माल क्या अपने पास ऐसे ही पड़ रहने देगा, या उसकी जगह घिर रही होगी? घिर रही होगी। घिर रही होगी जगह। वो बोलता है कि सर विद इन 2 डेज, विद इन 48 आवर्स सामान यहाँ से क्लियर करो। हमें नहीं मतलब इस सामान को कहाँ लेके जाओगे, विद इन 2 डेज सामान क्लियर करो यहाँ से। अब मैं और सोच में पड़ गया, मैंने कहा यार क्या करूं, 2 दिन का मेरे पास टाइम है, अब पोर्ट के आसपास में क्या देखूं। तो गवर्नमेंट एक सोल्यूशन लेके आया। गवर्नमेंट ने क्या करा है, ये अडानी नाम सुना है? अडानी बिल्डर्स, अडानी बहुत बड़ा ग्रुप है यस इंडिया में। अडानी ही सारे जितने भी पोर्ट्स हैं, इंडिया के सारे पोर्ट्स जो हैं वो अडानी ही मैनेज करता है। अडानी डेवलपर्स जो हैं वही सारे पोर्ट्स बनाते हैं, उन्हीं को मैनेज करते हैं। जो कस्टम्स ड्यूटी होती है वो सीधा गवर्नमेंट के पोर्टल में जाती है। हाउएवर जो मैनेजिंग स्टाफ वगैरह है वो सारा काम अडानी को दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। तो हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने क्या फंडा निकाला, गवर्नमेंट कहता है देखो एक काम करते हैं। गवर्नमेंट ने ना इंडियन की जो अलग अलग पोर्ट्स हैं इंडिया में, इनके आसपास ना गवर्नमेंट ने वेयर हाउसेस बना दिए। मैं लिख रहा हूँ वेयर हाउस 1, W2, W3। तो ये गवर्नमेंट के वेयर हाउसेस हैं। तो ध्यान रखना ये प्राइवेट नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट के अपने ही हैं वेयर हाउसेस अलग अलग। ये पोर्ट के कंपैरेटिवली पास है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि सर आप एक काम करो ना, आप इतनी टेंशन क्यों लेते हो, आपकी दिक्कत क्या है? मैंने कहा सर मेरी ना प्रॉब्लम ये है कि मेरे को सामान ना 10 दिन बाद भेजना है। अब मैं 10 दिन के लिए सामान दिल्ली, और सामान ऐसा थोड़ी है जो बैग में डाला और चले गए तुम। टन्स का माल है, अनलोडिंग होगी, फिर लोडिंग होगी, फिर दिल्ली में उसकी अनलोडिंग होगी, बहुत बहुत कंप्लायंसेस है। तो मैंने बोला, मैंने कहा सर बड़ा परेशान हो गया हूँ मैं, फिर 10 दिन बाद सामान फिर लाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये लोग मेरे को बोलते हैं कि सर आप एक काम करो, आप ना वेयर हाउस में रखवा लो, आप इतनी को टेंशन ले लो, वेयर हाउस में सामान रखवा लो अपना। गवर्नमेंट के वेयर हाउस है, वहां पे सेफ रहेगा आपका सामान, वेयर हाउस पोर्ट के पास ही है। तो वेयर हाउस में भी रखवा लो, 10 डेज बाद अपना वेयर हाउस से निकलवा के या तो घर ले जाओ। वेयर हाउस से 2 तरीके होंगे, 2 रास्ते हैं वेयर हाउस से। अभी तक कहानी समझ आ रही है? यस सर। तो वेयर हाउस से 2 ऑप्शंस हैं, या तो तुम्हारा ऑप्शन क्या है कि वेयर हाउस से तुम घर ले जाओ अपने, या फिर ऑप्शन 2 क्या है, एक्सपोर्ट कर दो, जो तुमने सोचा था कि यूएस भेज दूंगा मैं।
तो ऑप्शन 2 तो है मेरा एक्सपोर्ट, आफ्टर 10 डेज एक्सपोर्ट कर दो यहाँ से। ऑप्शन 1 क्या है कि यहाँ से मैं अपने घर ले जाऊं, राइट? और घर ले जाने को हम क्या बोलते थे? होम कंजम्पशन। तो यहाँ पे ना डिफरेंस है, यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री होम कंजम्पशन की नहीं फाइल होती है। होम कंजम्पशन की फाइल होती है जब आप वेयरहाउस से अपना सामान छुड़ाते हो। जब पोर्ट से सामान छुड़ाते हो तब ये होम कंजम्पशन आप नहीं फाइल करते, क्योंकि आप होम नहीं ले जा रहे हो, आप सामान गवर्नमेंट के वेयरहाउस में ले जा रहे हो। तो उसके लिए एक डिफरेंट बिल ऑफ एंट्री यहाँ पे आप फाइल करते हो। ये बिल ऑफ एंट्री इसे बोलते हैं, ये है वेयर हाउसिंग। तो इंडियन पोर्ट पे मैं बिल ऑफ एंट्री फाइल करता हूँ फॉर वेयर हाउसिंग, फिर वो सामान वेयर हाउस जाता है, एंड वहां से अगर आप अपने घर ले जाना चाहते हो तो वहां पे होम कंजम्पशन वाली बिल ऑफ एंट्री फाइल करो। तो केस 1 में एक बिल ऑफ एंट्री फाइल हो रही थी, सीधा सीधा पोर्ट गए, बिल ऑफ एंट्री दी, सामान घर आ गया। यहाँ पे पहले सामान वेयरहाउस जाएगा, फिर वेयरहाउस में मैं होम कंजम्पशन फाइल करता हूँ, फिर वहां से मैं अपना सामान घर लेके आऊंगा। ऐसा में यस सर। ठीक है। तो और ड्यूटी भी आप तभी पे करते हो जब आप वेयरहाउस से सामान निकालते हो। तो जब सामान फाइनली वेयरहाउस से निकलेगा, चाहे एक्सपोर्ट होने जाएगा या फिर घर लेके जाओगे, तब आप ड्यूटी पे करते हो, आप स्टार्टिंग में ड्यूटी नहीं पे करते। तो ये दो अलग अलग केसेस हैं। तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन होती है एंड बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउसिंग होती है। अब एक बार ये बनाना स्टार्ट कर दो। हेलो सर। हाँ हाँ, सर आपने ए के नीचे जो एफ वर्ड लिखा हुआ है वो क्या है? एफ लेटर लिखा हुआ है जो एरो। कहाँ पे? वो मैं तो एरो, दिखा रही हूँ। वो एरो है अच्छा 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 वो एरो है। वो ए के साइड में है ये, इसकी बात कर रहे हो? सर एरो है। अच्छा, एरो है, एरो। सर आपने 3 वेयर हाउस क्यों शो किए हैं? एक ही काफी नहीं था? थोड़ा तेज बोलो। वाला शायद आपने भी पहले नहीं कराया था वेयर हाउस वाला। लास्ट टाइम हाँ जब हमें कराया था। नहीं कराया होगा, मतलब वेयर हाउस का हो सकता है कि, मतलब ऐसे 3 वेयर हाउस बना के नहीं, बट 2 टाइप के बिल ऑफ एंट्रीज लिखवाते टाइम तब कराया होगा। इसमें बहुत सारे टर्म्स नहीं थे, बिल्स वाले बहुत सारे टर्म्स, उसके बाद सीधा वही कराया था आपने। या वो पूरा कस्टम प्रोसीजर हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट? तो जितने भी लोग अभी नए हैं, सब आप लोग अपने होम टाउन में हो या फिर आप दिल्ली से ही हो? तो दिल्ली से। दिल्ली से सर ही। दिल्ली से ही है। वंश आप?
वंश आवाज आ रही है? चलो कॉन्सेप्ट नंबर 3 का नाम लिख लेना यहाँ पे। Taxable event in case of import. तो केस सेकंड कॉन्सेप्ट का क्या नाम है? हेडिंग क्या है? एक सेकेंड, कॉन्सेप्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूट। केस 1 में मुझे कब ड्यूटी पे करनी है? केस 1 में विद इन द इंडिया जब आ जाए। हाँ, मतलब कस्टम ड्यूटी कब पे करनी है? कौन सा इवेंट कब कब देना है? जब क्लियर करा रहे हो। बिल्कुल। अब हाँ, बिल्कुल ऐसे सोचो ना, आप किसी किसी शॉपिंग मॉल में, किसी शोरूम में हो, आप अपना सामान देख रहे हो, आप अलग अलग चीजें देख रहे हो, तो उस टाइम नहीं पे करना होता, राइट? जब हम वो सामान को काउंटर पे लेके जाते हैं क्लियर कराने के लिए, तब हम पे करते हैं उसके लिए। तो फर्स्ट केस में जब बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करते हो, तब उस टाइम पे करना होगा। सेकेंड केस में जब आप वेयरहाउस वाली फाइल करते हो, तब आपको कुछ नहीं पे करना होता। जब वेयरहाउस से सामान अपने घर लेके जाओगे, उस वेयरहाउस से ले जाते टाइम आपको उसमें पे करना होता है। ये टैक्सेबल इवेंट है और हमें ये लिखना है। अभी तो हमने समझ लिया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि क्या होता है कॉन्सेप्ट वाइज, एंड अब उसको एक बार लिख लेते हैं सो दैट टैक्सेबल इवेंट हमें पता होगा। Yes, sir. एक बार लिख लो तब बता दो। कहाँ तक पहुंचे? So हो गया। शर्मिला आपका? प्रियांश? सर हो गया। प्रियांशी आपका हो गया? यस सर। अच्छा अच्छा, अब इस चीज को लिख लेते हैं, क्या बेसिक मतलब है। अब मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ।
तो इसको तो साइड बाय साइड लिख सकते हो बीच में, टैक्सेबल इवेंट in case of import. ये हो गया आपका इन केस। सर वो केसेस खत्म हो गए? केसेस, हाँ वो 2 केस थे, अब इसमें 2 केस थे। तो फिर ये नया कॉन्सेप्ट है? इसी को लिखवा रहा हूँ, उस वही सेम चीज है, बस एक बार लिख के बता रहा हूँ क्या होगा। अच्छा ठीक। हाँ, दो पार्ट हो गए, या तो होम कंजम्पशन के लिए जा रहा होगा या फिर आपका वेयर हाउस के लिए जा रहा होगा। इसके लिए लिख लो taxable event is reached at the time when the goods reach the custom barriers. Custom barriers basically जहां क्लियर आप कराते हो उसको बोलते हैं, and BOE for home consumption is filed. तो होम कंजम्पशन की जब आप फाइल करते हो बिल ऑफ एंट्री, तब जाके आपका टैक्सेबल इवेंट पूरा होगा। In case of warehouse goods, the goods continue to be in customs bond. ये कंटिन्यू टू बी इन कस्टम्स बॉन्ड का मतलब है क्योंकि अभी भी उस पर वो ड्यूटी तो नहीं पे करी ना आपने, अभी वेयर हाउस चला गया सामान बट अभी तक ड्यूटी नहीं पे करा, इसलिए बोल रहे हैं कंटिन्यू टू बी इन कस्टम्स बॉन्ड, यानी कि अभी उसके ऊपर ड्यूटी नहीं पे किया है। तो टैक्सेबल इवेंट टेक्स प्लेस, मतलब ड्यूटी तभी पे करनी है जब होम कंजम्पशन के लिए लेके जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली क्रक्स वही है। क्लियर्ड फ्रॉम द वेयर हाउस फॉर होम कंजम्पशन। अब हम लोग इस वे में वी आर रेडी कि अब हम लोग प्रैक्टिकल के पार्ट के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। अब हमें बेसिक टर्म्स पता लग गए क्या होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में कस्टम्स का बैठ गया है। ठीक है, कोई चीज इंपोर्ट की बात हो रही है, इंपोर्ट का मीनिंग हम लोगों ने स्टडी कर लिया कि ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो इंडिया के अंदर जब भी वो आएगा तो वो इंपोर्ट बन जाएगा। नॉट नेसेसरी कि मुझे उसके ऊपर ड्यूटी देना पड़े। ड्यूटी देने के लिए कंडीशन क्या होता है कि आप जाते हो सामान क्लियर कराते हो। तो जब मैं जाता हूँ, मैं जो डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पे मैं सामान क्लियर कराता हूँ उसको बोलते हैं हम लोग बिल ऑफ एंट्री। तो बिल ऑफ एंट्री हम लोगों ने देखा कि वो 2 टाइप की हो सकती है, या तो आप सीधा उसको ले जाओगे, राइट, सीधा अपने घर ले जाओ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन,
या फिर पहले उसको वेयर हाउस ले जाओ, तो बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग एंड वेयर हाउस से लेके उसको होम कंजम्पशन के लिए ले जाओगे। ठीक। यस सर। अच्छा, ये ध्यान है मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि कस्टम्स ड्यूटी एक नहीं होती, वेरियस ड्यूटीज होती हैं एंड Yes. ओवरऑल 10 to 11 है, बट हाउएवर हमें हमारे कोर्स में जो है वो 5 पर। एग्जैक्टली राइट। तो ये लिख लिया सबने? यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो अब हम लोग आ जाते हैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे। टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज। क्या अलग अलग टाइप ऑफ कस्टम्स ड्यूटीज होती हैं, ये 5 जो है वो हम लोग अभी देख रहे हैं। मतलब यहां से मान के चलो कि अब बहुत बिल्कुल अब प्रैक्टिकल ही स्टार्ट हो गया है तुम्हारा, और ओपन बुक के बाद मेनली प्रैक्टिकल ही है जो ज्यादा सेंस बनेगा जिस चीज का। तो 5 पार्ट्स में ड्यूटीज को बांटा हुआ है। पहली आती है बेसिक कस्टम ड्यूटी, कर दो, जिसको हम लोग BCD बोलते हैं, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। फिर एक होती है प्रोटेक्टिव ड्यूटीज। इसका एज सच प्रैक्टिकल रेलेवेंस ज्यादा नहीं होता, बस एक हेडिंग होता है, बेसिक आइडिया होना चाहिए क्या क्या होती है। फिर आती है सेफ गार्ड ड्यूटी। फिर एक होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। याद है जिनने पहले पढ़ा हुआ है ये एंटी डंपिंग ड्यूटी क्यों लगता था चाइना के अगेंस्ट? यस सर। ध्यान आ रहा है और किसी को? और किसी को आइडिया? इस पे याद है रिया, आपने तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करे थे, आप थे, नंदिनी थी। तो ताकि वो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में ना दे। तो बेसिकली ना सामान चाइना क्या करता है, वो डंप करता है। उसने इंडिया को एक डंपिंग ग्राउंड बना दिया कि वहां पे वो क्या करता है, वो अपने एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करता है कि इंडिया भेजो। तो इंडिया बट प्रैक्टिसेस जो है वो बहुत गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे लेटेस्ट से कि ये रिमोट है, अब वहां पे ये रिमोट जो है वो मिल रहा है मान लो 50 रुपीज का, तो वो बोलते हैं, चाइनीज गवर्नमेंट बोलती है कि इंडिया को 20 रुपए का भेजो। मैं यहाँ लोकली अगर मैं रिमोट बेचता, लेटेस्ट से कि आई एम इन चाइना, और मैं ये रिमोट जो है अगर मैं यहाँ लोकली मार्केट में बेचता हूँ तो 50 रुपए का बिक जाएगा। हाउएवर अगर ये मैं इंडिया भेजता हूँ तो ये 20 रुपए का बिकेगा। अब मैं सोचता हूँ, मैंने कहा मैं पागल हूँ जो इंडिया बेचूंगा, यही बेचो, यहाँ 50 रुपए मिलेंगे बेच के, इंडिया भेजूंगा बेचने 20 रुपए मिलते हैं। तो वहां की गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बोलती है देखो तुम्हें नुकसान कितने का है, 30 रुपीज का, राइट? 30 रुपीज का नुकसान है, ये 30 रुपीज हम देंगे तुम्हें, हम 30 रुपीज देंगे तुम्हें, तुम इंडिया भेजो 20 रुपए का। तो यहाँ में अगर मैं यहाँ बेचता तो मुझे 50 मिलते हैं, अब मैं इंडिया बेचता हूँ तो भी मुझे 50 रुपए मिलते हैं। 20 रुपए इंडियन देता है मुझे, 30 रुपीज चाइनीज गवर्नमेंट मुझे पे कर देती है। तो चाइना ना वहां गलत प्रैक्टिसेस यूज करता है। तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने बना दी एंटी डंपिंग ड्यूटी, जो सिर्फ और सिर्फ चाइना के साथ लगती है, और ये पीरियड्स में इफेक्टिव होती है, ये पूरे साल नहीं लगती, ये दिवाली के आसपास लग जाती है, जब दिवाली लाइट्स हो गई, क्रैकर्स हो गए, ये चाइना से बहुत कुछ आने लगा। तो जब सीजन होता है काफी चीजों का, उस टाइम पे ये ड्यूटी लगा दी जाती है। तो ये एंटी डंपिंग है, बिकॉज चाइना डंपिंग ग्राउंड की तरह ट्रीट करता है इंडिया को। तो उसे काउंटर करने के लिए, तो तुम क्या चाहते हो कि इंडिया में 20 रुपए का जाए, राइट? तुम यहाँ तो 20 रुपए का आया, बट जब मैं सामान क्लियर कराने जाता हूँ गवर्नमेंट 30 रुपए का फिर टैक्स लगा देती है, बोलती है निकालो। तो वो एंटी डंपिंग है।
तो वो भी पढ़ोगे। इसके ऊपर ये एंटी डंपिंग है, सेफ गार्ड है, इन पे प्रॉपर अपने खुद के ही क्वेश्चन होते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा दिखेगा जिसपे सारी अलग अलग ड्यूटीज होंगी, और ये अलग अलग ड्यूटीज ना अलग वैल्यूज पे लगती हैं, एक वैल्यू पे नहीं लगती। तो फर्स्ट बीसीडी हो गया, फिर प्रोटेक्टिव। चाइना को क्या बेनिफिट होगा अगर वो यहाँ पे मतलब एंटी डंपिंग? चाइना की मेनली इकोनॉमी ना वो एक्सपोर्ट पे ही चल रही है स्टार्टिंग से। तो क्योंकि एक्सपोर्ट पे इतनी डिपेंडेंट है कि वो लोग ये मतलब वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते उनके एक्सपोर्ट्स को डैमेज हो। तो बेस्ट वे टू डैमेज चाइना इज नॉट बाय वेपन, बट एक्चुअली उसके एक्सपोर्ट उसके इंपोर्ट कराना बंद कर दो वहां से। तो अभी जैसे चल भी रहा है राइट, आजकल बहुत ज्यादा धीरे धीरे अवेयरनेस आ रहा है लोगों में कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को अवॉइड करो वगैरह। तो इसलिए है क्योंकि वहां से इंपोर्ट मत करो, चाइनीज चलते ही एक्सपोर्ट के बेसिस पे। बट उनका फिर ऐसे मार्केट खुद का भी तो है, खुद तो एक्सपोर्ट से हाँ, मतलब तो इतना क्या? डेफिनेट है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं है, बट मेन सोर्स ऑफ अर्निंग उनके खुद के नहीं, वहां मेनली एक्सपोर्टर ज्यादा बैठे हैं जो बाहर बेचते हैं। खुद की मार्केट है डेफिनेटली, ऐसा नहीं है, बट मेन फोकस जैसे अपना एग्रीकल्चर होता है राइट, वैसे ही उनका मेन एक एक्सपोर्ट है। तो अभी ये चीज जो हम लोगों ने देखी ये है हमारा टाइप्स ऑफ अलग अलग क्या ड्यूटीज होती हैं। ये लिख लिया? यस सर। ये हो गया। अच्छा, अब ना एक हेडिंग दे देना, बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है। अब हम लोग एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, तो वो एक स्ट्रक्चर अब हम लोग बना रहे हैं। तो हेडिंग है इसका, कॉन्सेप्ट नंबर सेम ही चल रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। मतलब गारंटी है इस पे, तो मतलब आंख बंद करके जा सकते हो कि इस पे क्वेश्चन होता ही होता है, पहले भी होता था, ये सब फेवरेट है कस्टम्स का। तो इसको ना इस तरीके से किसी के आसपास स्केल वगैरह पड़ा है क्या? स्केल है किसी के पास? यस सर। हाँ, स्केल की जरूरत पड़ेगी, मैं भी ढूंढ रहा हूँ स्केल। ऐसे कितने वो जो हाथ से बना देंगे? ये चाइनीज रिमोट काम आ गया। ठीक है, करें स्टार्ट। कितना आ गए? अच्छा, तो पॉइंट ये है, देखो ध्यान से सुनो। मैंने 10,000 रिमोट बाहर से मंगाए थे और लेटेस्ट से 60 रुपीज के हिसाब से, तो 10,000 यूनिट्स इंटू ₹60, ठीक है, तो ये 6 lakhs हो गया। तो असेसेबल वैल्यू का मतलब अभी डिटेल में जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो असेसेबल वैल्यू के ऊपर ही है। असेसेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, फिर उसके ऊपर कस्टम्स लगाते हो, यही एक क्वेश्चन होता है जो पूरा मतलब धुआं निकाल देगा। तो यह है कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, बीइंग क्योंकि 4 ही क्वेश्चन होंगे, इंटरनल चॉइसेस नहीं होंगी, तो बहुत अच्छा चांस है कि मिक्स्ड ही हो। वैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में मिक्स्ड ही आता है। तो असेसिबल वैल्यू है कि आपने बाहर से कितने का लिया है सामान, तो मैंने ₹60 के हिसाब से 10,000 यूनिट्स लिए थे, वो मेरी असेसिबल वैल्यू है। अभी तो मैं फॉर्मेट बनवा रहा हूँ, अभी तो क्वेश्चंस इसके ऊपर करेंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने इसके ऊपर सबसे पहले लगाई बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी आपकी वैसे क्वेश्चन में दिया हो तो गुड है, बट जनरली बेसिक कस्टम बीसीडी आपके 10% पे फिक्स्ड होती है। तो अगर क्वेश्चन में कोई और रेट दिया हुआ है तो हम वो रेट ले लेंगे।
अदरवाइज BCD 10% ही रहता है अगर नहीं लिखा हो। तो मैंने 10% लगा दिया ऑफ असेसेबल वैल्यू। लिख रहे हो साथ साथ? समझ आ रहा है सर इंटू ₹60 क्यों किया? कि मैं अच्छा, एक प्रोडक्ट की वैल्यू है हाँ हाँ 60। हाँ, एक अच्छा, रिमोट 60 का है। अच्छा ठीक। फिर उसके ऊपर गवर्नमेंट एक चीज लगाती है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ये सब क्या होता है? सब BCD, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये SWS बोलते हैं। ये सब धीरे धीरे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स में पढ़ते जाओगे क्या होता है। तो ये लगता है ऑन BCD। तो SWS यानी कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये आपका असेसेबल वैल्यू पे नहीं लगता, ये सरचार्ज है। याद है इनकम टैक्स में सरचार्ज लगता था? तो सरचार्ज इनकम के ऊपर लगता था, उसके ऊपर जो स्लैब रेट का टैक्स होता था उसके ऊपर। स्लैब रेट का टैक्स पे एग्जैक्टली तो इसीलिए ये ना BCD पे लग रहा है, ये ध्यान रखना है। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे जाके बहुत तंग करेंगी। तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये भी, इसकी भी वैल्यू आ गई। ठीक, प्लस मैंने लगा दिया एंटी डंपिंग ड्यूटी। वो तो इफ गिवन इन क्वेश्चन, तो वो तो क्वेश्चन में अगर दी हुई होगी तभी लगाओगे एंटी डंपिंग, और दी हुई होगी क्वेश्चंस में। वो स्टार्टिंग में हम लोग ऑब्वियसली नहीं करेंगे क्योंकि एकदम बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बट थोड़े टाइम बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी पढ़ रहे होगे। सेफ गार्ड, सेफ गार्ड ड्यूटी अगेन इफ गिवन इन क्वेश्चन, क्योंकि सोशल वेलफेयर सरचार्ज वगैरह वो तो आप वैसे ही लगाओगे इन एनी केस, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ इफ गिवन इन क्वेश्चन। बस सेफ गार्ड ड्यूटी मतलब अलग से अमाउंट दिया हुआ होगा ना, या ये भी किसी का परसेंटेज होता है? अलग से अमाउंट होगा, वो कैलकुलेट करते थे, याद है वो जो मार्जिन निकालते थे? नहीं सर, क्लास में नहीं करता शायद। तो मैंने तो मिस किया था ना। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं, इसका अलग से तरीका होता है। तो ये सब निकल गया तुम्हारा। इन सबका यहाँ पे तुमने करा टोटल। इतना लिख लिया, तब उसके बाद बताना, फिर फॉर्मेट में आगे चलेंगे। यस सर। ठीक है, अच्छा अभी ये खत्म नहीं हुआ है, तो अब यहाँ पे मैंने वापस टोटल आ गया हमारे पास। अब उसके ऊपर लगाना है तुमने प्लस, में यहाँ कर देता हूँ प्लस IGST, उसके ऊपर IGST लगेगा, परसेंटेज दिया होगा, और ये लगता है ऑन टोटल, यानी कि टोटल में जो ऊपर तुम्हारी वैल्यू आई है इसके ऊपर लगाया जाता है IGST, जो परसेंटेज गिवन होगा मैंने वो यहाँ पे चार्ज कर देना है। उसके बाद यहाँ लगेगा GST कंपनसेशन सेस, इसको आप GCC भी बोलते हो, ये भी लगेगा, और ये भी लगता है आपका ऑन टोटल, तो ये भी दिया हुआ होगा, वो लग जाएगा। फाइनली ये पूरा प्रोसीजर लगाने के बाद फिर आपकी जो वैल्यू आती है तो इसे बोला जाता है टोटल वैल्यू ऑफ लैंडेड गुड्स। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, बस एक सेकंड याद देख लेना, एक बार रुक जाना, कॉपी मत करना, एक सेकंड रुकना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो असेसिबल वैल्यू क्या थी, याद है 60 रुपीज था। तो मैंने चाइना से ₹60 के हिसाब से 10,000 यूनिट्स मंगवाए।
उसके बाद गवर्नमेंट ने मुझसे इतनी सारी ड्यूटीज अलग अलग चार्ज करी फॉर वेरियस रीजंस, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। अल्टीमेटली वो इतने का पड़ा मुझे। तो टोटल वैल्यू ऑफ लैंडेड गुड्स जो है वो फाइनली इतनी पड़ी। तो जो 6 लाख का सामान था उसके ऊपर ड्यूटी लग लग के, आईजीएसटी, कंपनसेशन से, सेफ गार्ड ड्यूटी लग के उसकी टोटल वैल्यू, लेटेस्ट से उसकी टोटल वैल्यू निकल के आ गई 9 लाख। तो ये इसकी फाइनल प्राइस है, यानी कि चाइना से मंगाया था 6 का और जेब में मेरे कितने पड़ गए 9 लाख। ये बीच का 3 लाख कौन ले गया? कौन ले गया? गवर्नमेंट ले गई। तो इसलिए यहाँ अब इसको लिख लो एंड फाइनल लास्ट एक चीज लिख लेते हैं। अगर मैं 9 लाख में से 6 लाख माइनस कर दूं तो बीच का वो 3 है, वो क्या है? टैक्स। वो टैक्स है। तो टोटल, और बीच की सारी फिगर्स को ऐड कर दूंगा 3 लाख तो वो बन जाएगा। सो टोटल कस्टम्स ड्यूटी मेरी क्या बन जाएगी? टोटल वैल्यू। यहाँ ना बहुत गलती करते हैं, बहुत जबरदस्त गलती करते हैं लोग। होता क्या है, तुमसे पूछता है टोटल कस्टम्स ड्यूटी बताओ, और फाइनल आंसर जब 9 लाख दिखता है वहां टोटल वैल्यू, तुम खुश होते हो, अरे यहाँ टोटल वैल्यू आ गया। अरे वो पूछता टोटल कस्टम्स ड्यूटी भी है आपसे, लैंडेड वैल्यू तो पूछेगा ही बट कस्टम्स ड्यूटी पूछता है, तो माइनस करके भी शो करना पड़ता है। टोटल वैल्यू ऑफ लैंडेड गुड्स माइनस असेसेबल वैल्यू। और ये असेसेबल वैल्यू निकालना सीखते हैं, ये भी पूरा प्रॉपर तरीका है इसका, जो कि धीरे धीरे पढ़ोगे। तो 9 लाख कैसा आएगा बता दो क्या चीज? सर, ये को फिर से एक्सप्लेन करना। टोटल वैल्यू ऑफ लैंडेड गुड्स ये मतलब गवर्नमेंट ले जाती है, कुछ ऐसे बोल रहे हाँ थे ना, वो वॉइस ब्रेक फाइनल, हाँ जो मैंने आपसे 6 लाख में लिया था वो मेरे को फाइनली इंडियन पोर्ट पे 9 लाख का पड़ा, क्योंकि उसमें 3 लाख की मैंने एक्स्ट्रा टैक्सेस पे कर दिए। तो वो उसकी फाइनल वैल्यू है लैंडेड गुड्स की। लिख लिया क्या? यस सर। हो गया। प्रियांशी, पुण्य, Yes, sir. Yes, sir. वंश, वंश की तो शायद आवाज पता नहीं तो उसने अभी बोला था हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ जी। इतना पार्ट आ गया समझ में अभी तक? यस सर। यस सर। एक बार ना जस्ट गो थ्रू कर लो 4 पेजेस जो अभी तक देखा, एक फ्लो देख लो अलग अलग कॉन्सेप्ट नंबर वाइज की, अगर समझ आया कि नहीं आया एक बार देख लो, क्योंकि फिर उसके बाद अब हम लोग बिल्कुल कोर ऑफ कस्टम में चले जाएंगे। तब फिर ये टर्म्स और ये फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल मतलब लगेगा। तो एक बार जस्ट गो थ्रू कर लो, फिर उसके बाद फिर फर्स्ट वाली जो बीसीडी है वो देख लेंगे।
कॉन्सेप्ट नंबर 5 है ना ये? सर आप एक बार इन केस ऑफ गुड्स क्रिएट फॉर वेयर हाउसिंग को प्लीज थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो कि मैं नेटवर्क चला गया था उस टाइम पे। अच्छा अच्छा, हाँ, इसका बेसिक मतलब ये था कि केस 2, राइट? केस 2 ना? यस सर। हाँ, तो इसमें यस बेसिक है कि मैंने सामान तो मंगाया है बाहर से, बट मेरी फैक्ट्री में जगह नहीं है सामान रखने की। या हो सकता है कि सामान जो मंगाया है वो अभी मुझे वापस ही भेजना है, लेटेस्ट से चाइना से मंगाया और यूएस एक्सपोर्ट करना है। तो प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो फैक्ट्री है या मेरा खुद का जो वेयर हाउस है वो दिल्ली में है, एंड हम लोग यहाँ पे पोर्ट पे खड़े हुए हैं। अब मेरे को लगता है मैं 5 डेज 7 डेज के लिए सामान पूरा वापस लेके जाऊं एंड देन वापस लेके आऊं, या तो मेरी फैक्ट्री में जगह ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, गवर्नमेंट ने मेरे को क्या ऑप्शन दिया हुआ है, गवर्नमेंट बोलता है कि आप एक काम करो, हमारे गवर्नमेंट के अपने वेयर हाउसेज हैं जो पोर्ट के पास ही हम लोगों ने बनाए हुए हैं, आप वहां पे अपना सामान ले जाओ। तो आप अपने वेयर हाउस में रहने दो, आप हमारे गवर्नमेंट के वेयर हाउसेस में अपना सामान रखवा दो। एंड जब गवर्नमेंट के वेयर हाउस में सामान रखवा दिया, तो जब वहां से मान लो मेरे 10 दिन में मेरी फैक्ट्री में से जगह क्लियर हो गई है, अब मेरे पास जगह है फैक्ट्री में, तो गवर्नमेंट के वेयर हाउस से सामान निकाल लूंगा। तो जब आप वेयर हाउस से सामान निकालोगे तब आपको देना पड़ेगा कस्टम्स। तो वेयर हाउस में ओके फर्क ये है कि ठीक है, थैंक यू सर। वेयर हाउस में फर्क ये, पोर्ट से पहले वेयर हाउस जाएगा एंड वेयर हाउस से फिर वो मेरे घर जाएगा या फिर वो बाहर वापस एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो तब ड्यूटी देनी पड़ती है। हाँ जी ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5। इसका नाम लिख लो, ये हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। लिखे? ठीक है, तो ये तो साइड बाय साइड लिखते रहो। मोस्ट कॉमनली बीसीडी तो लगेगा ही लगेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि बीसीडी नहीं लग रहा, बीसीडी हमेशा लगेगा। बाकी ड्यूटीज कभी लगेंगी कभी नहीं लगेंगी, बीसीडी हमेशा लग रहा होगा, तभी बेसिक कस्टम्स ड्यूटी बोलते हैं उसको। मोस्ट कॉमनली लेविड ड्यूटी होती है एंड जनरली अ परसेंटेज वैल्यू। तो कितनी है हमारे केस में? 10%। तो क्वेश्चन में अगर अनलेस अदरवाइज कोई और है फिर तो वही रेफर कर लोगे। हाउएवर अगर क्वेश्चन में बीसीडी नहीं दिया हुआ, बहुत क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें बीसीडी नहीं होगा, तो उसको हम 10% एज्यूम करके ही चलेंगे, क्योंकि 10% ही होती है हर जगह। ओके, सो बीसीडी जो है वो ना 2 शेड्यूल्स में बांटा हुआ है, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। तो बीसीडी जो तुम्हारा शेड्यूल 1 में है वो सारी बात करता है गुड्स लायबल टू इंपोर्ट ड्यूटी। तो शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है कौन कौन से हैं गुड्स जिनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है गुड्स लायबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, यानी कि कौन से गुड्स है जिनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। वैसे शेड्यूल 1 बड़ा होगा या शेड्यूल 2 ज्यादा बड़ा होगा? इंपोर्ट। इंपोर्ट वाला, राइट, वो यस ज्यादा। सर। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक एग्जाम्पल कर रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग हमने जो फॉर्मेट पढ़ा था, अब हमें उसको में क्या कैसे यूज करना है उस चीज को, अब हम वो सीखने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल की मैं वैल्यूज यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये साइड बाय साइड लिख लेना, ये एक एग्जाम्पल है। इस ये जिसके पास बुक नहीं है वो भी, उसको भी हेल्प हो जाएगा। असेसिबल वैल्यू है $10,000। ठीक है, तो $10,000 का सामान मैंने बाहर से मंगाया था
ROE रेट ऑफ एक्सचेंज जो है आपका चल रहा है अभी $1 इज इक्वल टू 67 के हिसाब से। ये जितना भी अभी जैसे मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ, पाउंड या जो भी करेंसी आएगा, रेट कौन सा लेना होता है ये भी पूरा एक टेक्निकल एस्पेक्ट है। अभी हम लोग उस चीज को नहीं जा रहे हैं, रीजन नहीं क्योंकि अभी तो हम फॉर्मेट बेसिक सीख रहे हैं। अभी आगे जाके हमें रेट में भी देखना होगा कि आरबीआई का रेट लेना है, कौन सी डेट का रेट लेना है, जिस दिन सामान वो पोर्ट पे लैंड हुआ है उस दिन का रेट लेना है, या जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करता हूँ उस दिन का रेट लेना है, या जिस दिन वेयर हाउस जाएगा सामान उस दिन का लेना है। तो कौन सा रेट है, क्योंकि रेट तो फ्लक्चुएट होता रहता है। अब बात ये ना, डॉलर और रुपए इतना फ्लक्चुएट होता है कि एक एक दिन में कि थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन मेरे हेवी अगर प्राइस हुआ तो बहुत फर्क आ जाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रेट कौन सा लेना है। हल्का सा भी रेट में फर्क हुआ और तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। अच्छा, बीसीडी में नहीं लिख रहा तो हम कितनी मानेंगे? 10%। अच्छा, IGST 12%, सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10%। So calculate total customs duty payable. एक बार स्टार्ट करोगे? यस। तो मैंने यहाँ पे कर दिया $10,000 इंटू ₹67। तो ये यहाँ पे आ गया। और यहाँ ना इसको थोड़ा सा क्यों स्कोप छोड़ना मार्क्स की कोई काटे, तो इसके पर यहाँ रुपीस जरूर लिखते ना, और यहाँ लिख देते हैं हम लोग पर्टिकुलर्स। असेसिबल वैल्यू आ गई। असेसिबल वैल्यू के बाद सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा? बीसीडी। बीसीडी लगाऊंगा। तो मैं लगा दिया। और ना फुल फॉर्म 10%। बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, और फुल फॉर्म लिखना हमेशा, शॉर्ट फॉर्म बीसीडी मत लिखना। तो ये लगेगा 10% ऑफ। और ना इसको बेटर प्रेजेंट कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको ना यहाँ नीचे करना, 10% ऑफ असेसिबल वैल्यू, तो वो लग जाएगा 67,000। अच्छा, बीसीडी के बाद क्या लगता था? याद है? बेसिक कस्टम सोशल वेलफेयर सरचार्ज। सोशल वेलफेयर सरचार्ज तो अब मैंने वो लगा दिया। 67,000 पे लगेगा। हाँ, वो 67,000 पे लगेगा। तभी बेस्ट है कि ना ये चीजें लिखना और इनको अंडरलाइन जरूर करना पेपर में। तो वो तो पेपर में प्रेजेंटेशन टिप्स वगैरह आंसरिंग वो तो एक बार देखेंगे, बट जो भी कोर चीजें है ना जो चेंज हो रही है, इसलिए मैंने उसको अलग से नीचे लिखा हुआ है कि वो अलग से हाईलाइट हो। देन सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये कितना है क्वेश्चन में? 10% ऑफ। मैं यहाँ बीसीडी लिख रहा हूँ, वैसे बेसिक कस्टम्स ड्यूटी ही लिख रहा हूँ। ये कितना आ जाएगा? 6700। ठीक। अच्छा, अब हम टोटल कर दें। हमें एंटी डंपिंग तो दिया नहीं हुआ, सेफ गार्ड भी नहीं दिया हुआ। इसका टोटल कितना आएगा?
वो एक बार कर लो। 743,700 राइट। अच्छा, अब टोटल के बाद क्या करना है? आईजीएसटी लगाना है। आईजीएसटी कितना परसेंट है? 12% ऑफ टोटल, जो हमारी टोटल वैल्यू आई है इसका 12%। इसका 12% निकालो, कितना होता है? 89244 89244। और तो कोई कुछ दिया नहीं हुआ। अच्छा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं? टोटल कस्टम्स ड्यूटी लिखूं या टोटल वैल्यू ऑफ लैंडेड गुड्स लिखूं? total value of landed goods एग्जैक्टली, तो टोटल वैल्यू ऑफ लैंडेड गुड्स कितना हुआ टोटल? 832 944। अच्छा, क्या क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे? no so assessable value minus करके total हाँ, customs duty payable निकाल टोटल customs duty payable is equal to total value of landed goods minus assessable value। मैं एक चीज बताता हूं, एक वर्स्ट नाइटमेयर कम ट्रू जो ना हो कभी, वो ये है कि सोच के देखो अगर आपकी क्वेश्चन में असेसेबल वैल्यू गलत निकल गई, क्योंकि क्वेश्चन होगा जिसमें असेसेबल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अभी असेसेबल वैल्यू सिंपल मैं लिख रहा हूं या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ $10,000 वगैरह। सोच के देखो तुम्हारी असेसेबल वैल्यू गलत निकल गई, अब उसके बाद ना ये साइकिल स्टैंड बन जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। तो साइकिल स्टैंड पे क्या होता है, एक को धक्का दो सारे जाएंगे लाइन से। असेसेबल वैल्यू गलत तो 10% उसका गलत, बीसीडी गलत, बीसीडी के बाद सोशल वेलफेयर सरचार्ज गलत, आईजीएसटी गलत, सब तो ना एकदम साइकिल स्टैंड बन जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान रखना कि जो भी चीजें पढ़ रहे हो ना एक के बाद एक लाइन से चल रही है, तो अगर एक भी बीच में गलत हो गई तो बाकी की चेन सारी गलत होने वाली है। तो इसलिए बहुत फोकस के साथ करना। टोटल वैल्यू ऑफ लैंडेड गुड्स कितने? 832 944। असेसेबल वैल्यू कितना था? 6,70,000 6,70,000। तो टोटल कितनी पेबल आ गई? 162,944 944। ठीक है, आइडिया लगा बेसिक? yes sir. इसी में ना अब बस पॉइंट ये, इसी फॉर्मेट में हर चीज को अब हमें डेप्थ में समझना होता है कि इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। क्योंकि क्वेश्चन में ना एंटी डंपिंग सेफगार्ड भी दिया होगा, जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगेगा, कब लगता है वगैरह, वो सब फिर डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। उनके ऊपर अपने खुद के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। प्रैक्टिकल पार्ट की खासियत ही है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर एक बड़ा दे दो जिस टाइप का बुक में नहीं है, तो कैसे सॉल्व करोगे, कहाँ देखोगे? समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि अगर मैं एक ऐसा असेसेबल वैल्यू और जहां पे दोनों मिक्स कर दूं और वो बुक में सॉल्व नहीं है, तो फिर कहाँ से करोगे, कौन देख के बताएगा? तो इसलिए बहुत इजी है ऐसे क्वेश्चंस को ड्राफ्ट करना जो बुक खोल के भी ना हो सके, अगर नहीं पढ़ा हो। अच्छा, अब ना एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो, मैं उसकी वैल्यूज लिख रहा हूँ इसी फॉर्मेट में, होमवर्क के लिए करना।
ठीक है। आवाज आ रही है? सब चुप हो गए एकदम। यस सर। यस सर। तुम्हारा वर्स्ट नाइटमेयर कम ट्रू तो नहीं हुआ ना? ऐसे ऐसे सोच रहे थे? नहीं सर। हाँ, वो मतलब होगा नहीं, बट मतलब ध्यान रखना उसमें। इसमें नया जो चीज मैं दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ मैं, कंपनसेशन सेस। कंपनसेशन सेस को मैं कंपनसेशन टैक्स भी कह सकता हूँ, तो 10%। सोशल वेलफेयर सरचार्ज आपका 10%। बीसीडी में लिखूं नहीं लिखूं बताओ? नहीं सर। है ना? कैलकुलेट टोटल कस्टम्स ड्यूटी पेबल। ठीक है, तो ये फैक्ट्स ऑफ द केस हैं, इनको लिखकर वो प्रॉपर फॉर्मेट में बना के क्वेश्चन करना, उससे हाथ बैठेगा। क्योंकि क्या है कि नेक्स्ट क्लास में ना एकदम से बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे, एक एक के ऊपर वर्किंग नोट बन रहा होगा, तो इजीली क्वेश्चन तुम्हारा 1.5 पेज पे जा रहा होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि बेसिक की प्रैक्टिस हो चुकी हो, सो दैट आगे बढ़ने में आसानी हो, फाउंडेशन स्ट्रांग हो। क्योंकि एज कंपेयर टू जीएसटी कस्टम्स इजी है, तो ये जो पढ़ रहे हो ये एक्चुअली इजी पार्ट है। इजी तो नहीं बोलूंगा, बट थोड़ा सा लाइट है। ठीक है, यस सर। लिख लिया ये बात सबने? यस सर। यस सर। यस सर। तो फिर अभी के लिए इतना ही रखते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास जो होगी, जिनने न्यू ज्वाइन करा है उनको तो मैम आपको बता देंगे, एंड जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक बार बता दूंगा क्लास के लिए। एंड ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं। रिवाइज अच्छे से कर लेना। तुम्हें अब सिर्फ यही करना है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि अब आपको सिर्फ इतना करना है कि जो आपको कॉपी में लिखवा है नोट्स वगैरह, वो एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो, एंड जो एग्जाम्पल या जो होमवर्क है वो कर लो अपने हाथ से लिख के। जिनके पास बुक है बहुत अच्छी बात है, एक बार फ्लिप कर सकते हो। एज सच जरूरत नहीं है, जब होगी मैं बता दूंगा। एंड जिसके पास बुक नहीं है, भैया बुक मंगा लो, ठीक है? ओके सर। और हाँ, क्योंकि आज नहीं तो कल डेफिनेटली वो यूज होनी ही है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके? तो एक चीज यस जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा है वो बुक का कौन सा चैप्टर है? कस्टम्स का चैप्टर हम 4। लोग, हाँ, अभी बुक के हिसाब से आपने चैप्टर कस्टम्स का चैप्टर 1 और थोड़ा सा चैप्टर 2 पढ़ा है। ठीक है, बेसिक्स ऑफ कस्टम्स एंड टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, ये वाला। एग्जैक्टली ये दोनों पढ़ा है। हवेवर हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर वाइज चलेंगे, और मतलब है, मतलब बुक में चैप्टर वाइज है। ठीक? यस सर। ओके सर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक थैंक यू, यू बाय सर। बाय।